हुजूम में से एक आदमी ने समीना और शारिक की तरफ देखते हुए कहा। उसका माकूल मशवरा था। शारिक ने दोनों का कोई इशारा किया। उसने सूटकेस बंद करके डिग्गी में रख दिया और डिग्गी भी दर्द से बंद कर दी। वो चारों पहले की तरह टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी ड्राइवर स्टार्ट करके टैक्सी आगे बढ़ा दी। शारिक को दरअसल ये अंदेशा भी पैदा हो गया था कि अगर मोबाइल वापस आ गई और पुलिस वाले उनके बारे में जानने और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाना चाहा तो बात कहीं बिगड़ ना जाए। हो सकता है पुलिस वाले उल्टा इन्हीं से जिदा शुरू कर दें और बातों ही बातों में कहीं ये खुद ही फंस ना जाएं। इसलिए इन्होंने यहाँ से फूट जाने ही में आफियत समझी। कई नटी और लियाकताबाद से होते हुए वो लोग फेडरल बी एरिया में आ गए। करीमाबाद पार करते ही अगली सीट पर बैठे हुए डी कोस्टर ने टैक्सी बाईं तरफ एक गली में मुड़वा ली और दूसरी गली में घूमकर उसने टैक्सी एक बंगले के सामने रुकवा ली। ये वही बंगला था जहाँ अपने रवाना होने से पहले वो लोग मुकीम थे। इस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। दरवाजा चौकीदार ने खोला। ये लोग कई रोज बाद आए थे और इन्हें देखकर चौकीदार को कोई हैरत नहीं हुई। अली मुराद, डी कोस्टर ने चौकीदार की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं चाय पिलाओ और फिर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो। जी साहब, मैं दूध ले आऊं तो चाय बनाता हूँ, अली मुराद ने जवाब दिया। इस बंगले में 3 बेडरूम थे। समीना उस कमरे में आ गई जहाँ वो पहले रह चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही वो बिस्तर पर गिर सी गई। तकरीबन 40 मिनट बाद नौनक का दरवाजे में नमूदार हुआ। समीना इस वक्त आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आहट सुनकर आंखें खोल दी। चाय तैयार हो गया समीना बीबी, ड्राइंग रूम में आ जाओ, नौनक का कहते हुए दरवाजे से हट गया। समीना अंगड़ाई लेते हुए उठ गई। उसने बाथरूम में जाकर कुली की और कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। डी कोस्टा और शारिक भी वहां बैठे हुए थे। सेंट्रल टेबल पर चाय रखी हुई थी। समीना ने एक कप उठा दिया और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। समीना ने तो आज कमाल ही कर दिया। डी कोस्टा ने चाय का कप उठाते हुए कहा, अगर ये चीफ ने चिल्लाने ना लगती तो वो लोग हमें तो लूट ही लेते। मैं देख रहा था उस उसकी नजरें समीना के जेवरात वाले सेट पर थी। हमें छोड़ने के बदले वो कम अज कम ही सेट पर तो कब्जा कर ही लेते। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि पैकेट उसी ने सूटकेस में रखा था? डी कोस्टा ने चुस्की लेते हुए समीना की तरफ देखा। सीधी सी बात है, समीना ने भी चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। हम चारों में से किसी ने भी सूटकेस में हीरोइन नहीं रखी थी। रास्ते में कहीं ज्यादा चेकिंग हुई थी लेकिन सूटकेस में हीरोइन की मौजूदगी का इंकशाफ कहीं भी नहीं हुआ था। और फिर यहाँ पहुंचकर हीरोइन बरामद होना अजीब सी बात थी। जब उस शख्स ने हीरोइन का पैकेट निकाल कर दिखाया तो मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था कि ये लोग धोखेबाज है और हमें लूटना चाहते हैं। अगर वो हीरोइन वाला ड्रामा ना रचाता तो शायद मैं भी यही समझती कि इनका ताल्लुक CIA से है। ऐसी सूरत में वो मेरा जेवरात का सेट तो क्या पूरा सूटकेस भी ले जाते तो हम में से कोई भी कुछ ना बोलता। धोखेधड़ी का एहसास होते ही मेरे दिन पर खौफ तारी हो गया और मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये कराची या समीना बेबी, डी कोस्टा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, रोजाना सैकड़ों लोग इसी तरह लूटते रहते हैं, मगर इन लुटेरों के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ कराची ही नहीं, हमारे मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में यही सब कुछ हो रहा है। इस मर्तबा शारिक ने कहा। वो लोग इसी तरह बातें करते हुए चाय पीते रहे। चाय पीने के बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। फिर समीना उठ गई। मैं तो नहाने जा रही हूँ। दिन भर के सफर की मट्टी जिस्म से चिपकी हुई है, बड़ी उलझन महसूस हो रही है। आखिर कपड़े कौन से पहनोगी? शारिक ने कहा। हमारा कपड़ों वाला सूटकेस तो कासिम की लाज में ही रह गया था और उस दिन से हम लोग यही कपड़े पहने हुए हैं। क्या किया जाए, मजबूरी है। कल बाजार से 1-2 जोड़े खरीद लिए जाएंगे, समीना ने जवाब दिया। यहाँ करीमाबाद पर चंद अच्छी दुकानें हैं, तैयार बलबूसात वहां से भी मिल सकते हैं। दुकानें रात तक खुद ही रहती हैं। अभी तो 8 भी नहीं बजे। चाहो तो शॉपिंग सेंटर का एक चक्कर लगाया जा सकता है, डी कोस्टा ने कहा। ठीक है, चलो पहले शॉपिंग सेंटर का ही एक चक्कर लगा लिया जाए, समीना ने कहा। शारिक और नौनक कभी जाने को तैयार हो गए। उन्होंने बिरचे मुंह हाथ धो लिए मगर बालों और कपड़ों पर गर्द जमी हुई थी। शारिक के सर पर बंधी हुई पट्टी भी बहुत गंदी थी। लेकिन बहरहाल उनके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा तो नहीं था, इसलिए वो पहले मार्केट का चक्कर लगा लेना चाहते थे। वो लोग बंगले से निकलकर उस गली में आ गए जो मेन रोड से जा मिलती थी। उस गली के इख्तिताम पर मेन रोड की तरफ एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप भी था। वो लोग सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए। चौराहे पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, जिसकी वजह से ट्रैफिक के सैलाब में सड़क पार करने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। दूसरी तरफ मीना बाजार के सामने पड़ी रौनक थी। ये कई मंजिला इमारत थी जिसके राउंड फ्लोर पर बाहर की तरफ और अंदर भी सैकड़ों दुकानें थी। इमारत की पहली मंजिल भी दुकानों पर मुश्तमिल थी, मगर फर्स्ट फ्लोर का ये शॉपिंग सेंटर सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था। यहाँ दुकानदार खवातीन थी और गाहक भी मर्दों को ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। इसी शॉपिंग सेंटर की वजह से यहाँ का नाम मीना बाजार रखा गया था। अब ऐसा करते हैं कि तुम ऊपर चली जाओ और हम नीचे घूम फिर कर शॉपिंग कर लेते हैं। तुम्हारे पास पैसे तो है ना? शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा।
हाँ मेरे पास काफी रकम है, समीना ने पतलून की पॉकेट थपथपाते हुए कहा। ठीक है, 1 घंटे बाद हम यहीं मिलेंगे, ज्यादा देर मत करना, शारिक ने कहा। समीना ऊपर मीना बाजार की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, जहाँ एक बावर्दी चौकीदार खड़ा हुआ था। समीना के जाने के बाद शारिक वगैरह नीचे वाली दुकानों के दरमियान एक गली में दाखिल हो गए। अंदर तंग सी गलियां थी, जिनमें छोटी छोटी लातादाद दुकानें थी। इन दुकानों पर हर चीज मौजूद थी। मार्केट के अंदर अच्छा खासा राइस था, ज्यादातर खवातीन थी। तंग सी गली में रास्ता चलना 2 बार हो रहा था। वो तीनों मार्केट की सेक्शन में आ गए, जहाँ तैयार मलबूसात की दुकानें थी। बहुत से लोग मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देख रहे थे। उनके उलीग ऐसे थे कि दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते थे। वो मर्दाना कपड़ों की एक दुकान पर रुक गए। दुकानदार भी उनके उलियत देखकर चौंके बगैर ना रह सका था। शलवार सूट दिखाओ भाई, हम तीनों के लिए, शारिक ने कहा। सर आपके सर पर ये पट्टी खैरियत तो है ना जनाब? दुकानदार ने शारिक की सर की तरफ इशारा करते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा। कामयाब दुकानदार वही होता है जो गाहक को काबू कर ले। गाहक को काबू करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, और इस दुकानदार ने शारिक से हमदर्दी के इजहार का तरीका अपनाया था। अले भाई, शहरो तफरी के लिए कराची आए हैं। पहले बस का एक्सीडेंट हुआ, जिससे मेरे सर में ये चोट लगी। फिर जब कराची पहुंचे तो पता चला कि हमारा सूटकेस भी गायब है। गालबन रास्ते में उतरने वाला कोई मुसाफिर हमारा सूटकेस माले गनीमत समझकर उठा ले गया है। जनाब कहाँ से तशरीफ लाई है? दुकानदार ने इस वाक़े पर इज़हारे अफसोस करते हुए कहा। सादे कबाज से शारिक ने जवाब दिया। अब हमें कपड़े दिखा दीजिए, अभी लीजिए, दुकानदार ने कहा, और कुछ ही देर में उसने उनके सामने मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ इक़साम के कपड़ों का अंबार लगा दिया। गी कोस्टा ने अपने लिए सिर्फ एक सूट पसंद किया था, क्योंकि उसका घर तो कराची में ही था और घर में उसके पास कपड़ों की कमी नहीं थी। शारिक और नौनता ने 3 सूट पसंद किए। कपड़े खरीदने के बाद वो मार्केट में घूम फिर कर जरूरत की दीगर चीजें खरीदते रहे, जिनमें टूथपेस्ट, टूथब्रश और शेविंग वगैरह का सामान था। जब वो लोग मार्केट से निकलकर मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। तकरीबन उसी वक्त समीना भी मीना बाजार की सीढ़ियां उतरती हुई नजर आई। उसने भी 3-4 शॉपिंग बैग उठा रखे थे। वो चारों सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए और फिर बंगले तक पहुंचने में 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। अली मुराद किचन में था। बुर्गी फ्राई किए जाने की खुशबू आ रही थी। उन चारों ही ने बावर्ची खाने में झांका था। खुशबू से उनकी भूख और चमक उठी थी। खाने में कितनी देर है अली मुराद? समीना ने पूछा। 15-20 मिनट तो लगेगी जी, अली मुराद ने जवाब दिया। वो लोग ड्राइंग रूम में आ गए और अपने अपने शॉपिंग बैग्स खोलकर चीजें चेक करने लगे। समीना लान का एक जोड़ा और कुछ दूसरी चीजें लेकर अपने बेडरूम में आ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, खिड़की के पर्दे बराबर कर दिए और कपड़े उतार कर बाथरूम में घुस गई। तकरीबन 15 मिनट तक वो शावर के नीचे खड़ी जिस्म की बट्टी उतारती रही और फिर कमरे में आकर उसने लान का नया जोड़ा पहन लिया। इस वक्त वो अपने आप को बहुत हल्की फुल्की और ताजा दम महसूस कर रही थी। इसी दौरान शारिक वगैरह भी नहा धोकर अपने उलिये तब्दील कर चुके थे। 10 बजे के लगभग उन्होंने ड्राइंग रूम में ही बैठकर खाना खाया। खाने के बाद भी वो लोग देर तक ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करते रहे। 12 बजे के लगभग 9 नकाऊ में लगा और वो वहीं कालीन पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद समीना भी उठकर अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर ढेर हो गई। थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। शारिक और डी कोस्टा देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर शारिक भी जमाई लेता हुआ उठ गया। वी कोस्टा वहीं 9 लका के करीब लेट गया था। शारिक दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोचकर समीना के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे से झांक कर देखा, नाइट बल्ब जल रहा था। समीना पलंग पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। शारिक का दिल चाहा कि वो अंदर चला जाए, मगर फिर कुछ सोचकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। इस बंगले में वो दोनों अकेले नहीं थे, दूसरे लोग भी मौजूद थे, इसलिए वो मोहतात ही रहना चाहता था। वो दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। और फिर न जाने रात का वो कौन सा पहर था कि खटके की आवाज सुनकर 9 लखा की आंख खुल गई। उसने लेटे लेटे इधर उधर देखा। कमरे में तारीकी थी। उस इलम में बाहर से फिराहट सुनाई दी। 9 लखे के सर को तलका सा झटका लगा। उसे याद आया कि जब वो सोने के लिए लेटा था तो समीना, डी कोस्टा और शारिक वगैरह बातें कर रहे थे। डी कोस्टा उसके करीबी कालीन पर सो रहा था। गालबन शारिक और समीना ने जाते हुए बत्ती बुझा दी थी। बाहर वाली बत्ती जल रही थी और उसकी मदम सी रोशनी कमरे में भी पहुंच रही थी। 9 लखा पूरी तरह हवास में आ चुका था और वो कोई आर्ट सुनने की कोशिश कर रहा था। दफादन फिर आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई दबे कदम चलने की कोशिश कर रहा हो। दफादन एक और आवाज सुनकर वो चौंक गया। वो किसी आदमी की आवाज थी जो सरगोशी में कुछ कह रहा था, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। 9 लखा बड़ी एहतियात से अपनी जगह से उठकर दीवार के साथ चलता हुआ खिड़की के करीब आ गया। खिड़की में ग्रिल लगी हुई थी लेकिन पट खुले हुए थे। वो बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। वही सरगोशियाना आवाज कह रही थी, तुम सामने वाले दरवाजे के करीब खड़े रहो और फजल दाद, तुम दाईं तरफ से जाओ और मैं बाईं तरफ से जाता हूँ। छत तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और फिर हम आसानी से अंदर वाले सेन में उतर जाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और कादर, मैं अंदर होते हुए दरवाजा खोल दूंगा।
तुम भी अंदर आ जाना। बाजार तो लगता है कि लोगों के पास किसी किस्म का असला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना होगा। पैरी आवाज ने कहा, तुम दोनों के पास रिवाल्वर मौजूद है और पिस्तौल मेरे पास भी है, फिक्र मत करो, तुम लोग जाओ, मैं दरवाजे पर मौजूद हूँ। कादर ने जवाब दिया और उसके बाद कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर कदमों की हल्की सी चाप सुनाई देने लगी थी। नौनक अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर जब कदमों की चाप मालूम हो गई तो वो बड़ी एहतियात से चलता हुआ डी कोस्टा के करीब कारीन पर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। कि कौन है, क्या है? डी कोस्टा दड़बड़ा कर उठ गया। खामोश रहो। नौलखा ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए सरगोशी की। मैं हूँ नौलखा। कुछ लोग अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं और उनकी तादाद 3 है और वो तीनों मुसल्ला हैं। एक दरवाजे पर खड़ा है और 2 छत के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। ओह, डी कोस्टा उठकर बैठ गया। कौन है वो लोग? चोर डाकू होंगे, मेरे रिश्तेदार बहरहाल नहीं, नौलखे ने जवाब दिया। शारक और समीना को बताओ, डी कोस्टा बोला। अब मौका नहीं है। नौलखे ने सरगोशी की। अगर हम इस कमरे से बाहर निकले तो हमारे चलने फिरने की आवाजें सुनकर वो लोग मोहतात हो जाएंगे। मेरे दिन में एक मंसूबा ये है कि तुम इसी तरह कारीन पर लेटे रहो जैसे सो रही हो। मैं यहाँ दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ। लान में से कोई इस कमरे में दाखिल जरूर होगा। कमरे में दाखिल होकर वो तुम्हें गन पॉइंट पर लेने की कोशिश करेगा और मैं पीछे से उसे गिरफ्त में ले लूंगा। अगर उसने मुझे गन पॉइंट पर लेने के बजाय गन चला दी तो डी कोस्टा ने कहा। मेरा ख्याल वो ऐसा नहीं करेगा। नौलखा ने सरगोशी की। वो लोग चोरी की नीयत से आए हैं, हमें कत्ल करने में ही कि देखते ही गोली चला दें। उनकी कोशिश ये होगी कि हम सबको एक ही किसी जगह जमा करके कोई आदमी हमें गन पॉइंट पर लिए रहे और उसके बाकी साथी कीमती अशिया तलाश करने या समेटने लगे। चोर और डाकुओं का तरीकाकार यही होता है। ठीक है, डी कोस्टा ने फिर सरगोशी की। फिर एक आवाज सुनकर चौंक गया। मेरा ख्याल है कोई अंदर कूदा है। मैं कालीन पर लेट रहा हूँ, तुम दरवाजे के पीछे जाओ। नौलखा बड़ी तेजी से हरकत में आया और दरवाजे के करीब दीवार से इस तरह चिपक कर खड़ा हो गया कि अगर दरवाजा खुले तो वो उसके पीछे छुपा रहे। डी कोस्टा कलबड़ के बल कालीन पर लेट गया। उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। उसने एक बाजू बोलकर तकिए की तरह सर के पीछे रख लिया था और दूसरा बाजू सर के ऊपर था। उसने आंखों में जरा सी झुर्री पैदा कर रखी थी और वो इस झुर्री से दरवाजे की तरफ देख रहा था। नौनका ने डी कोस्टा की तरफ देखा और फिर कमरे के बाहर कदमों की हल्की सी आवाज सुनकर चौंक गया। आवाज दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर बाहर से किसी ने दरवाजे पर हाथ रखा और हैंडल घुमाए जाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। नौलखे ने अपना सांस रोक लिया था। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और फिर एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके दाएं हाथ में रिवॉल्वर था। दरवाजा पूरा नहीं खुला था, लेकिन नौलखा उसकी आड़ में था। वही शख्स एक कदम आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। फिर वो डी कोस्टा से एक कदम के फासले पर रुक गया। उसके पिस्तौल का रुख डी कोस्टा की तरफ था। नौलखा दरवाजे की आड़ से निकला और बड़ी एहतियात से कदम उठाता हुआ उस शख्स की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी की छठी इसने गालिबन उसे किसी अनजाने खतरे से आगाह कर दिया था। वो तेजी से घुमा, लेकिन उसे देर हो गई थी। नौलखा उकाब की तरह उस पर झपटा। उसका एक हाथ उस शख्स के पिस्तौल वाले हाथ पर और दूसरा उसी बाजू पर कोनी से जरा ऊपर पड़ा था। उस शख्स ने ट्राइगर दबा दिया। मुमकिन है वो अपना हाथ नौलखे के गिरफ्त से छुड़ा लेता, लेकिन काईन पर लेटे हुए डी कोस्टा ने उसकी दोनों टांगों को टखनों के करीब से पकड़कर जोरदार झटका दिया। पिस्तौल से निकलने वाली गोली छत में लगी थी। पैरों को झटका लगने से वो शख्स पुश्त के बल गिरा का। नौलखा ने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन दिया। बिकोटा, नौलखा चीखा, तुम इसे संभालो, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसी लम्हे समीना की चीख सुनाई दी। नौलखा बाहर की तरफ दौड़ा। उसने शारक को अपने कमरे से निकलते हुए देखा, लेकिन बाईं तरफ बैरूनी दरवाजे के करीब एक आदमी को हरकत करते देखकर नौलखा चौंक गया। शारक बचो, नौलखा चीखा। शारक ने एक तरफ छलांग लगा दी। उसी लम्हे बैरूनी दरवाजे की तरफ से फायर हुआ था और गोली ठीक उस जगह पीछे दीवार में लगी थी जहां कुछ देर पहले शारक खड़ा था। नौलखा ने उसकी तरफ फायर झोंक दिया जहां से कुछ देर पहले शारक पर गोली चलाई गई थी। शारक पर गोली चलाने वाला शख्स बाएं भाग गया। नौलखा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उस शख्स ने दौड़ते हुए दरवाजा बंद कर दिया था। नौलखे को दरवाजा खोलने में कुछ देर लगी। उसी लम्हे बैरूनी गेट धड़ से बंद होने की आवाज सुनाई दी और जब नौलखा बैरूनी गेट के करीब पहुंचा तो गली में किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। नौलखे ने गेट खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन गेट को बाहर से कुंडा लगा दिया गया था। नौलखा हैरतन गेंद फुर्ती का मुजाहरा करते हुए तकरीबन 8 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। उसी वक्त एक टैक्सी गली में दौड़ती हुई नजर आई। नौलखे ने गोली चला दी। टैक्सी की पिछली विंड स्क्रीन टूट गई, लेकिन टैक्सी तेजी से आगे निकल गई। नौलखा छलांग लगाकर नीचे उतरा। जब वो ड्राइंग रूम के दरवाजे में आया तो वहां का मंजर खासा तशवीश अमेज था। डी कोस्टा उस शख्स के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। नौलखे ने आगे बढ़कर उस शख्स के सर पर ठोकर मारी। वो शख्स बिलबिलाकर बाईं तरफ उलट गया। नौलखे ने उसके 2-3 ठोकरें मार दी। वो शख्स बिलबिलाता हुआ पूरे ड्राइंग रूम में लौट रहा था। सेंटर टेबल, 2 कुर्सियां और एक सोफा उलट गया था।
समीना की चीज एक बार फिर सुनाई दी। नौलखा चौंक गया। भाई दी कोटा, अब इसको मत छोड़ना, मैं अभी आता हूँ, नौलखा कहते हुए बाहर दौड़ पड़ा। वो समीना वाले कमरे की तरफ दौड़ा। यहाँ एक दिलचस्प मंजर उसकी नजरों के सामने था। शायद और वो आदमी एक दूसरे से गुथम गुथा थे और समीना इधर उधर उछलते हुए उस आदमी को ठोकरें मारने की कोशिश कर रही थी। और इसी चक्कर में उसकी एक ठोकर शारक की पसीनों में लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि उस शख्स पर से शारक की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी और शारक उस शख्स के कब्जे में आ गया था। इस सारे मंदिर में दिलचस्पी की बात यह थी कि समीना के हाथ में रिवॉल्वर भी था जो गालबर उस शख्स से छीना गया था। हरीफ शारक की पुष्ट पर था और उसने अपना दायां बाजू शारक के गले पर लपेट रखा था। वो शारक की गर्दन को हल्के हल्के झटके दे रहा था। शारक के चेहरे पर बेपनाह अजियत के तासरात थे। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ रही थी। नौलखा तेजी से आगे बढ़ गया। उसने रिवॉल्वर को नाल की तरफ से पकड़ा और उस शख्स के पीछे पहुंच कर रिवॉल्वर के दस्ते से जोरदार जरब उस शख्स की गर्दन से जरा नीचे मारी। जरब जोरदार थी। वो शख्स बिलबिला उठा। नौलखा ने दूसरी जरब उसकी खोपड़ी पर लगाई। वो शख्स चीख उठा मगर उसने शारक की गर्दन नहीं छोड़ी थी। नौलखा ने इस मर्तबा उसके दाने कंधे पर जरब लगाई। यह जरब कारगर साबित हुई। उस शख्स ने बिलबिलाकर शारक को छोड़ दिया। अपनी गुलू खलासी होते ही शारक उठकर खड़ा हो गया। वो चलने में अपना गला सहलाता रहा। फिर उसने जमीन पर पड़े हुए अपने हरीफ पर ठोकरों की बारिश कर दी। बादशाह रकबाऊ नौलखे ने कहा, कुछ काम दूसरों के लिए भी रहने दो। शारक रुक गया। वो बुरी तरह हाम गया था। बत्ती जलाओ समीना, जरा इसका चेहरा तो देखे, नौलखे ने कहा। समीना ने ट्यूबलाइट जला दी। उस शख्स की शक्ल देखते वो तीनों चौंक गए। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जिसके साथ वो बसों के अड्डे से यहाँ आए थे। ओए तुम, नौलखा उछल पड़ा। इससे पहले कि वो जुमला पूरा करता, ड्राइंग रूम से डी कोस्टा की चीख की आवाज सुनाई दी। शारक बाऊ, इसको संभालो, मैं डी कोस्टा को देखता हूँ। नौलखा कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ा। डी कोस्टा एक बार फिर उस शख्स के काबू में आ गया था। नौलखे ने उस पर वही अरबा आजमाया जो शारक के हरीफ पर आजमा चुका था। उस शख्स ने डी कोस्टा को छोड़ दिया और दोनों हाथों से सर को थाम कर बैठ गया। नौलखे ने दीवार के करीब पहुंचकर बत्ती जला दी। वो शख्स दोनों हाथों से सर थामे बैठा था। उसका चेहरा नीचे की तरफ था। नौलखे ने आगे बढ़कर उसे जोरदार ठोकर मारी। वो दाईं तरफ उलट गया और उसकी शक्ल देखकर नौलखा एक बार फिर चौंक गया। वो उन दोनों पुलिस वालों में से एक था जिन्होंने उन्हें शाम को रास्ते में इरवन के चक्कर में फंसा कर लूटने की कोशिश की थी। नौलखा को समझने में देर न लगी कि फरार होने वाला दूसरा पुलिस वाला था। बहुत ही बेगैरत निकले तुम लोग तो, नौलखे ने उसे ठोकर मारते हुए कहा। इसका मतलब है कि शाम को तुम लोग पुलिस के हाथ नहीं आए थे और अगर पकड़े भी गए थे तो उन पुलिस वालों ने तुम लोगों को अपना भाई समझकर छोड़ दिया था, मगर अब तुम लोग नहीं बच सकोगे। पक्का बंदोबस्त किया जाएगा तुम्हारा। नौलखा उस शख्स पर ठोकरों की बारिश करता रहा और बिलाकर उसे छोड़कर हलाक हो गया। इसी दौरान शारक और समीना दूसरे आदमी को भी ड्राइंग रूम में ले आए थे। इस मर्तबा रिवॉल्वर समीना की बजाय शारक के हाथ में था। ओह, ये भी उसी का साथी है। शारक उस पुलिस वाले को देख कर चौंक गया। ये वही ग्रुप है शारक बाबू, नौलखे ने कहा, और ये टैक्सी ड्राइवर उन्हीं के साथ मिला हुआ है। अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। ये दोनों तो जब भाग गए थे मगर ये टैक्सी ड्राइवर हमारा घर देख गया था और इन्होंने मौका मिलते ही अल्लाह बोल दिया। मैं बेकसूर हूँ जनाब, ड्राइवर बोला। वो बंगाली था। इन्होंने मुझे धमकी देकर अपने साथ मिलाया था। अभी पता चल जाता है पुत्र, नौलखे ने कहा। अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। तुम इनके पक्के साथी हो और इनके हिस्सेदार हो। मुर्गा बन जाओ। ड्राइवर मिन्नत समाजित करने लगा लेकिन उसे मुर्गा तो बनना ही पड़ा था। वो जैसे ही मुर्गा बना, नौलखे ने उसकी कमर पर भरपूर ठोकर मारी। बंगाली ड्राइवर चीखता हुआ मुंह के बल ढेर हो गया। नौलखे ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। फिर एक तरफ खड़े होकर खांपने लगा। इन लोगों का क्या किया जाए? शारिक ने सवारियां निगाहों से डी कोस्टा की तरफ देखा। पुलिस को इतला दी जाए या पुलिस को इतला देनी पड़ेगी, डी कोस्टा ने कहा। अगर फाइलिंग ना होती तो हम खुद ही इनका बंदोबस्त कर लेते, लेकिन फाइलिंग की आवाज महल्ले वालों ने भी सुनी होगी और फिर इनका तीसरा साथी भाग गया है। वो भी हमारे लिए मसला बन सकता है, इसलिए पुलिस को इतला देना जरूरी है। बुरादरी कहाँ है? क्या उसने ये फायरिंग की आवाज नहीं सुनी? नौलखा बोला। वो रात को हमें खाना खिलाने के बाद एक दोस्त के यहाँ चला गया था। सुबह सवेरे आ जाएगा। डी कोस्टा ने ड्राइंग रूम में कोने में स्टैंड पर रखे हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं पुलिस को इतला देता हूँ। वो सोफे के किनारे पर बैठ गया और फोन का रिसीवर उठाकर इमरजेंसी नंबर डायल करने लगा। 3-4 मरतबा कोशिश के बाद कॉल रिसीव हो सकी। डी कोस्टा ने ड्यूटी ऑफिसर को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। आखिर में वो कह रहा था, इनमें से एक डाकू तो फरार हो गया है और 2 को हमने गिरफ्त में लिया है। जी नहीं, जाने नुकसान कोई नहीं हुआ। इत्तेफाक से आज सुनकर हमारी आंख खुल गई थी, जिससे हम होशियार हो गए थे। ठीक है जनाब, हम इंतजार कर रहे हैं। उसने फोन बंद कर दिया और शारक की तरफ देखते हुए बोला, वो लोग मुकामी थाने से राब्ता कर रहे हैं और थोड़ी देर में कोई मोबाइल यहाँ पहुंच जाएंगी। और फिर मोबाइल आधे घंटे बाद गली में दाखिल हुई थी। सायरन की आवाज सुनकर डी कोस्टा बाहर आ गया।
मोबाइल 2 घर आगे जाकर रुकी थी। डी कोस्टा ने आगे बढ़कर उन्हें बताया कि फोन उसने किया था। उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक नौजवान एएसआई था। 2 कांस्टेबल राइफलें संभाले गेट के बंगले के सामने खड़े हो गए और 3 कांस्टेबल एएसआई के साथ अंदर दाखिल हो गए। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।